नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कमलेश्वर की लिखी कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज लंदन के अखबारों में आ रहे थे खबरें कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जा परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफान दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज कांटे के साथ निकलने के लिए दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारखाने छपे और तो उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी त्रिवनी में आई। शाही महल में रहने और पहले वाले कुत्तों तक की जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ नया, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत से क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव भी दिए, गर्मागर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे, और लाट चली गई। रानी आए और नाक न हो। एकाएक यह परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैर बाख्वाओं की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी एक मत से इस बात पर सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है
तो हमारी भी नाक नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यो तो कलाकार था, पर जरा पैसों से लाचार था। आते ही उसने हुक्मानों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे पता होना चाहिए कि यह लाट साहब कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्मानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताना जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चिरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज लाने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। वह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वह हताश लौटे। उनके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उन्होंने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है, अगर इजाजत हो। अगर आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने उसकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ
उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्ला, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कराया। सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझुनाने लगे। मूर्तिकार ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना था कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर इन तीनों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयार थी। जॉर्ज पंचम की नाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक पर न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब? यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट पर लगा दिया जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति की ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अकचकाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि यह एक खास दिन हर हालत में नाक लग जाएगी। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सभी अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबारी खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों,
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।